नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। आज का एपिसोड इस बारे में है कि क्या बीजेपी किसी फॉर्मूले या मॉडल के अंतर्गत काम कर रही है जिसे देखकर ये बताया जा सके कि कब और किस समय विपक्ष की सरकार किसी प्रदेश में गिराई जाएगी। काश ऐसा के हो सकता कि कोई जादू की छड़ी हो और सब विपक्ष वालों को ये पता हो कि कब उनकी सरकार गिरेगी। तो ऐसा फॉर्मूला तो नहीं है, लेकिन एक मॉडल ज़रूर बना है, एक मैथमेटिकल मॉडल जिसे देखकर आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। और ये फॉर्मूला ये भी बताता है कि महाराष्ट्र की सरकार का गिरना तो बहुत पहले ही तय था, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। महाराष्ट्र में सबसे पहले तो शिवसेना ने ही बीजेपी को धोखा दिया। वो एनडीए का एक हिस्सा थे, लेकिन इलेक्शन के बाद उन्होंने साइड चेंज कर ली केवल इसलिए कि उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे। ये हमेशा से पता था कि एमवीए सरकार, महाविकास अघाड़ी, ज्यादा दिन नहीं चलेगी। एमवीए का अलायंस दो विपरीत आइडियोलॉजी में तीन पार्टियों का मिश्रण था जो ज्यादा दिन नहीं चलने वाला था। और ये उम्मीद लगाई जाती थी कि या तो कांग्रेस और या एनसीपी अलायंस से पहले बाहर हो जाएगी। लेकिन दुश्मन अपने ही बीच में निकला। एमवीए सरकार जो है करीब 2.5 साल चली। पिछले 1-2 सालों में दो सरकारें और थी जहां पे बीजेपी ने विपक्ष को विस्थापित करके अपनी सरकारें बनाई। पहला था कर्नाटक। जैसा कि आपको याद होगा, कर्नाटक में पिछला चुनाव मई 2018 में हुआ था। उसके बाद कांग्रेस जेडीएस ने मिलकर वहां सरकार बनाई थी, लेकिन ये सरकार केवल 15 महीने चली। बीजेपी को केवल 20 एमएलए की जरूरत थी सरकार का तख्ता पलटने के लिए, और इसलिए उन्होंने कांग्रेस के एमएलए को टारगेट किया और ये हासिल किया। अगस्त 2019 में येदियुरप्पा वहां के मुख्यमंत्री दोबारा बने। और आपको मध्य प्रदेश भी याद होगा, जहां नवंबर 2018 में पिछला चुनाव हुआ था और कमलनाथ ने कांग्रेस की सरकार बनाई थी। यहाँ पर बीजेपी के पास केवल 15 एमएलए शॉर्ट थे, इसलिए उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के ग्रुप को टारगेट किया। वो बीजेपी में आ गए और ये सरकार केवल 19 महीने चली। मार्च 2020 में शिवराज सिंह चौहान वहाँ के मुख्यमंत्री वापस बन गए। और ये तो आप सब जानते ही हैं कि बीजेपी तभी ऐसा करती है जब उसके पास एमएलए हाफ वे मार्क से थोड़े बहुत ही कम हो। और जब बीजेपी को 10, 20 या 30 एमएलए की शॉर्टेज होती है, तो प्रश्न जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं, इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इफ, इट इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन बीजेपी विल स्ट्राइक। तो क्या हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि कौन से राज्य में विपक्ष की सरकार अब गिरेगी? प्रोग्राम देखते रहिए, मैं एनालिसिस करूंगा और अंत में आपको इस सवाल का जवाब बताऊंगा। इसको जानने के लिए मैंने एक बीजेपी का स्ट्राइक इंडेक्स निकाला है कि कब बीजेपी किसी दूसरे राज्य पर, जहां पे ऑपोजिशन राज्य करता है, कब वो स्ट्राइक करेगी और कब वहां की सरकार गिर जाएगी। ये इंडेक्स बहुत ही सीधा साधा है और आप भी इसको निकाल सकते हैं। आप बीजेपी और उनके अलायंस की सीट लीजिए, उसमें से विपक्ष की जो सीटें हैं और उनके अलायंस के घटा दीजिए, और उसको टोटल जो सीट्स हैं उस असेंबली में उससे आप डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास एक नंबर आ जाएगा। जो भी नंबर आए उसको आप प्रतिशत में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये जो स्ट्राइक इंडेक्स है, इसकी रेंज -100% से लेकर +100% तक रहेगी। अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि ऑपोजिशन वहां पर रूल कर रहा है, और अगर ये पॉजिटिव है तो वहां पे बीजेपी और उनके एलाइज की सरकार है। उदाहरण के तौर पर मैं ये स्ट्राइक इंडेक्स दो स्टेट्स के लिए निकालूंगा। कर्नाटक में देखते हैं कि तख्ता पलटने से पहले क्या था स्ट्राइक इंडेक्स और उसके बाद क्या था। बिफोर द स्ट्राइक
यानी कि जब कांग्रेस और जेडीएस की सरकार थी तो बीजेपी के पास 104 सीटें थीं, विपक्ष के पास उस समय 117, उसको 224 जो वहाँ पे असेंबली सीट्स हैं उससे डिवाइड किया और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो ये 5.8 आता है। इसको राउंड ऑफ करके -6% ये फिगर आया। माइनस मतलब विपक्ष की सरकार है और 6% मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। जब तख्ता पलट गया तो बीजेपी के पास 122 सीटें हो गई, कांग्रेस जेडीएस के पास 102, उसको डिवाइड किया 224 से तो ये 9% हो गया। ये नंबर पॉजिटिव हो गया और बीजेपी की यहाँ पर सरकार बन गई। दूसरा उदाहरण देखते हैं महाराष्ट्र का। जिस समय श्री उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, महाविकास अघाड़ी की सरकार थी, उस वक्त बीजेपी के पास 105 एमएलए थे, 154 थे महाविकास अघाड़ी में, इसको घटाया 288 से डिवाइड किया, ये आंसर आया -17%। उसके बाद अभी लास्ट वीक में ये चेंज हुई सरकार, बीजेपी और उनके साथियों के पास 165 एमएलए हो गए, 118 महाविकास अघाड़ी में, तो ये फिगर 16% पॉजिटिव आया, यानी कि बीजेपी और उनके एलाइज की सरकार बनी हुई है। तो बीजेपी का स्ट्राइक इंडेक्स आप अब निकाल सकते हैं। वो निकाल के आप उसको एनालाइज कैसे करेंगे? जो अगला फिगर मैं अब दिखा रहा हूँ वो उसकी आंसर शीट है। ये डायग्राम आप अपने पास रख लीजिए और जब भी आप स्ट्राइक इंडेक्स निकालें तो इससे मैप करके पता लगा लीजिए कि क्या होने वाला है। तो सबसे पहले 40% और उसका ऊपर पॉजिटिव, यानी कि बीजेपी सरकार वहां पे उस राज्य में अच्छी तरह से अच्छी मेजॉरिटी के साथ बनी हुई है, इसमें उनको कोई खतरा नहीं होता। अगर ये पॉजिटिव है 10 से 30% के बीच में, यहाँ भी बीजेपी की सरकार बनी हुई है, अच्छी तरह बनी हुई है, लेकिन फिर भी वो लोग थोड़ा विजिलेंट रहते हैं, अपने एमएलएस के ऊपर एक तरह से निगरानी करते रहते हैं कि कहीं वो दूसरी पार्टी में ना मिल जाए। जीरो स्ट्राइक इंडेक्स कैटेगरी का मैं अंत में इसके बारे में बताऊंगा क्योंकि ये एक स्पेशल कैटेगरी है। अब चलिए चलते हैं नेगेटिव। नेगेटिव यानी कि बीजेपी का विपक्ष उस राज्य में पावर में है, तो अगर ये वैल्यू स्ट्राइक इंडेक्स की -10 से -30% के बीच आती है तो बीजेपी वहां पे बहुत बुरी तरह स्ट्राइक करने की तैयारी में लग जाती है और इसको मैं बोलता हूं दी स्ट्राइक जोन, जो कि 0 से -30% के बीच में है। उसके बाद -40 से -50, यहाँ पे हालांकि बीजेपी डायरेक्ट स्ट्राइक कर नहीं सकती है क्योंकि एमएलएस का डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी विपक्ष पर एक नज़र बनी रहती है कि क्या शायद पॉसिबल कभी हो सके कि वहाँ सरकार बदल जाए। -60 से -100 में यहाँ पे विपक्ष अच्छी तरह से अपने को स्थापित करके सरकार चला रहा है, उनको बीजेपी छोड़ देती है, केवल उनके लीडर्स को किसी न किसी तरह एंगेज करती है। एंगेजमेंट का मतलब आप समझ गए होंगे कि रूलिंग पार्टी के पास आज की तारीख में बहुत सारे तरीके हैं कि वहाँ के लीडर्स को बिजी रखें। अब जीरो का मतलब है कि बीजेपी और विपक्ष के एमएलए लगभग बराबर हैं और वहाँ पे सरकार बीजेपी ने किसी के साथ मिलकर बनाई हुई है। द केस इन पॉइंट यहाँ पे जैसा कि बिहार है, और जब ऐसा होता है तो बीजेपी उस जो उनका पार्टनर है उसको बहुत अच्छी तरह ट्रीट करती है, जैसा कि वो नीतीश कुमार जी को करे जा रहे हैं। बिहार में हालांकि बीजेपी की सीट ज़्यादा थी, लेकिन मुख्यमंत्री उन्होंने नीतीश कुमार को बनाया और नीतीश कुमार को काफ़ी कुछ वो करने दे रहे हैं। इस एनालिसिस के लिए मैंने देश के 18 मुख्य राज्य चुने हैं और उनका स्ट्राइक इंडेक्स निकाला है। उसका रिजल्ट अब मैं ये इस स्ट्राइक इंडेक्स बार पर मैप करके मैं दिखाता हूँ। तो दाईं ओर से चलें तो सबसे पहले +40% के ऊपर वाले राज्य हैं जिसमें
उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश आता है, जहाँ पे बीजेपी की सरकारें अच्छी तरह से स्थापित हैं, अच्छी मेजॉरिटी के साथ। उसके बाद येलो एरिया है 10% से 30% तक। यहाँ पर 4 सरकारें आती हैं, हरियाणा, आसाम, गुजरात और बिहार। असम में अभी चुनाव हो चुके हैं। आने वाले समय में हरियाणा, गुजरात और बिहार में चुनाव होंगे, इसलिए बीजेपी यहाँ पर अपने काफ़ी विजिलेंट बनी हुई है। ग्रीन जो एरिया है, जो जिसको मैं स्ट्राइक रीजन बोलता हूँ, उसमें मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान है। इसमें से 3 जगह सरकारें बदल चुकी हैं। राजस्थान अभी इस लिस्ट में बना हुआ है। पर्पल एरिया जो है वो है 40 से -50% के बीच में। इसमें तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल हैं। और जो रेड एरियाज हैं, जहाँ पे विपक्ष की सरकारें अच्छी तरह से स्थापित हैं, अच्छी मेजॉरिटी के साथ, वो हैं उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश, पंजाब, दिल्ली और तेलंगाना। अब मैं इसी डेटा को आपको ग्राफ के तौर पर दिखाऊंगा, जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि कौन सा राज्य किधर है और कैसे ये प्रिडिक्ट किया जाता है कि आने वाले समय में किस राज्य का तख्ता पलट सकता है। डेटा मैंने लिया है जब भी उस स्टेट में, प्रदेश में चुनाव हुआ है और जो नतीजे आए हैं, उनको मैंने लेके पहला ग्राफ बनाया है। ये बीजेपी के स्ट्राइक इंडेक्स का प्लॉट है। सबसे पहली चीज कि बीजेपी और एलाइज 6 राज्यों में पावर में आए थे इमीडिएटली इलेक्शन के बाद, और 12 राज्यों में विपक्षी दल और उनके एलाइज पावर में आए थे। बीजेपी के पास 1078 एमएलए थे, एलाइज मिला के 1374 हुए, जो कि टोटल एमएलए का 41% है। यानी कि 60% एमएलए विपक्षी दलों में थे। दूसरी एक अहम बात है कि बीजेपी अपने बलबूते पर केवल 3 राज्यों में ही उसके पास मेजॉरिटी आई थी। वो थे यूपी, हिमाचल और गुजरात। तो ये बीच की जीरो लाइन है, जिसके राइट हैंड साइड पे ये नेगेटिव इंडेक्सेस हैं। वो राज्य हैं मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये लिस्ट लेकर तेलंगाना तक, जो सबसे स्ट्रॉन्ग राज्य अभी विपक्ष में गिना जा रहा है। और लेफ्ट हैंड साइड पर ये बीजेपी और एलाई शासित प्रदेश हैं, बिहार, गुजरात, आसाम, हरियाणा, हिमाचल और उत्तर प्रदेश। बीजेपी के हिसाब से उत्तर प्रदेश उनका सबसे स्ट्रॉन्ग राज्य है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि स्ट्राइक इंडेक्स अगर 0 से -30% के बीच होगा, तो वो बीजेपी के स्ट्राइक जोन में वो राज्य आ जाएगा। तो इस पे अगर मैं वो स्ट्राइक जोन सुपर इम्पोज करूँ, तो वो राज्य आ जाते हैं मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान। ये डेटा हमारे पास चुनावों के इमीडिएटली बाद से था, लेकिन हम लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया था। अब चलते हैं आखिरी ग्राफ पर, जो कि मैंने स्ट्राइक इंडेक्स निकाला है एज ऑन जुलाई 2022। यानी कि कई राज्यों में सरकारें बदल गईं, कहीं पे उपचुनाव हुए, कहीं पे क्रॉसओवर्स हुए, वो सब मिला के आज देखते हैं कि इस ग्राफ में क्या तब्दीली आई है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि स्ट्राइक जोन में अब केवल एक ही राज्य रह गया है, जो है राजस्थान। बीजेपी और उसके एलाइज अब 9 राज्यों में पावर में है, और 9 राज्यों में ही ऑपोजिशन वाले पावर में है। जो स्ट्राइक जोन के नज़दीकी ऑपोजिशन के राज्य हैं, वो हैं तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल। हालांकि ये 30% -30 से कम है, लेकिन फिर भी ये क्लोज हैं, तो इन पर नज़र ज़रूर रखी जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने स्ट्राइक जोन 0 से -30% क्यों रखा है, क्यों नहीं +-30% रखा है। वो इसलिए है कि विपक्ष के पास अभी वो मजबूती नहीं है
कि वो बीजेपी के एमएलएज को अपनी तरफ खींच ले। ये पॉसिबिलिटी ज़रूर है, लेकिन फिलहाल ये बहुत मुश्किल है। तो मैंने शुरू में पूछा था कि अगला राज्य कौन सा है जहां पे तख्ता पलट सकता है, तो वो है राजस्थान। राजस्थान का स्ट्राइक इंडेक्स है -26%। 30 एमएलए शॉर्ट है बीजेपी को वहां पे सरकार बनाने के लिए। सचिन पायलट ने कई बार बोल चुके हैं कि उनके पास 30 एमएलए का सपोर्ट है। अभी नवंबर में ही 5 पायलट लॉयलिस्ट को सरकार में रखा गया है, सरकार को टूटने से बचाने के लिए। तो गहलोत जी के लिए अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। यहाँ इलेक्शन 2018 में हुए थे, अगला इलेक्शन अभी 2023 में होना है, जो अभी 1.5 पौने 2 साल दूर है। तो क्या हम स्ट्राइक इंडेक्स को देखकर ये बता सकते हैं कि कब किस सरकार पर प्रेशर आने लगेगा और शायद वो गिर जाए? महाराष्ट्र -17 था स्ट्राइक इंडेक्स और ये 30 महीने में गिरी थी। कर्नाटका स्ट्राइक इंडेक्स -6 था, ये 15 महीने में गिरी थी। और मध्य प्रदेश स्ट्राइक इंडेक्स -4% था, ये 19 महीने में गिरी थी। और राजस्थान का स्ट्राइक इंडेक्स -21 है। तो अगर इसी को एक्स्ट्रापोलेट किया जाए तो ये करीब 40 महीने बाद इस सरकार पर प्रेशर बन सकता है, जिसका ये मतलब है कि आने वाले कुछ महीने गहलोत सरकार के लिए मुश्किल साबित हो सकते हैं। और जैसा मैं हमेशा बोलता आया हूँ, राजनीति कोई गणित का खेल नहीं है, कोई स्टैटिस्टिक्स का खेल नहीं है। वो खेल अपने में बिल्कुल ही अलग है। और चलते चलते लास्ट स्लाइड एक मैं तेलंगाना के बारे में जिक्र करना चाहता हूँ। हैदराबाद में पिछले 2 दिन से बीजेपी का सम्मेलन चल रहा है, उनकी नेशनल एग्जीक्यूटिव यहाँ पर आई हुई है। केसीआर ने कुछ गर्मा गर्म भाषण दिए हैं और उन सब का जवाब स्मृति ईरानी दे चुकी हैं। बीजेपी वाले ये खबर उड़ा रहे हैं कि यहाँ की जनता अब ये टीआरएस को ये बदलना चाह रही है। तो एक बार स्ट्राइक इंडेक्स देख लें तेलंगाना का कहाँ है। ये तेलंगाना राज्य का इलेक्शन के बाद स्ट्राइक इंडेक्स है, जो -79% था। उस समय भी ये देश में सबसे स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन स्टेट थी। अब 2018 से और आज 2022 के बीच में तेलंगाना वीक हुआ है या स्ट्रॉन्ग हुआ है, ये देखते हैं स्ट्राइक इंडेक्स के द्वारा। तेलंगाना का स्ट्राइक इंडेक्स, जैसा मैंने कहा, -79% था 2018 में। ये आज चेंज होकर -90% हो गया है। यानी कि पिछले 4-5 साल में तेलंगाना में केसीआर गवर्नमेंट, टीआरएस ज़्यादा मजबूत हुई है। ये देश में इस वक्त सबसे मजबूत सरकार है और टीआरएस को हिलाना बीजेपी के लिए इस इलेक्शन में तो शायद इम्पॉसिबल ही रहेगा। ये केवल एक एम्पिरिकल मॉडल है जो मैंने बनाया और आपसे शेयर किया। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।